वेलकम स्टूडेंट, दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली क्लासेज में हमने चर्चा किया था मौर्यन एम्पायर के बारे में कि कैसे मौर्य एम्पायर था और उसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो आज उसी को लेकर के फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के पन्नों में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, है ना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मौर्य के समय में मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की चर्चा हम करते हैं। ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि हमारा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना। मौर्य टाइम में उसका मौर्य वंश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, मौर्य वंश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। ठीक है, तो ए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन काल जो था मौर्य वंश का, वो कैसा था शासन काल। तो कहें तो मौर्य काल का जो शासन काल था, जो टेन्योर था, जो पीरियड था, वो उस समय जब मौर्य वंश बढ़ रहा था, यानी कि अशोका के टाइम में पूरा सेंट्रलाइज था। पूरा वंश ही, पूरा मौर्य एम्पायर ही क्या था, पूरा का पूरा सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज कहने का मतलब कि एक सेंटर में किंग जो होता था, किंग के कंट्रोल में सारा कुछ होता था और पूरा सिस्टम जैसे आज का सिस्टम है वैसे ही पूरा सिस्टम वर्क कर रहा था। ठीक है, तो हम इसको बात करते हैं थे कि इसकी खासियत क्या थी कि मौर्यन एम्पायर की हाईली सेंट्रलाइज था। एक इसकी ताकत सबसे बड़ी क्या थी कि हाईली सेंट्रलाइज था। जितने भी निर्णय होते थे किंग लेते थे और किंग हर डिपार्टमेंट की पर नजर रखते थे और सारा डिपार्टमेंट एकदम सिस्टम में काम करता था। डिपार्टमेंट होता था, मंत्री होते थे, है ना, सारा सिस्टम था, बहुत बेहतरीन था। ठीक है, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज, है ना, सबसे ज्यादा सेंट्रलाइज था। द एम्पेरर वाज द सुप्रीम ऑफ द पावर, राजा जो होता था वही सुप्रीम होता था, उसी का निर्णय चलता था, यानी किंग सुप्रीम ऑफ द पावर होता था। मिनिस्टर्स उसको फॉलो करते थे। सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी जो होता था वो किंग होता था। जो भी अथॉरिटी, जो भी निर्णय लिए जाते थे वो कौन लेता था? किंग लेता था। किंग का निर्णय चलता था, किंग यानी किंग का निर्णय चलता था। तो ये बहुत ही सेंट्रलाइज गवर्नमेंट थी, बहुत ही अच्छा शासन था मौर्य वंश का। ठीक है, मिनिस्टर्स, इट वाज कॉल्ड मंत्रिपरिषद, जिनको जो उनके राजपाट में काम लेते थे वो मिनिस्टर क्या कहलाते थे? उनको मंत्रिपरिषद, यानी कई मंत्री होते थे। एग्रीकल्चर के अलग मंत्री, टेक्सटाइल के अलग मंत्री, इस तरह से पूरा डिवीजन किया हुआ था, पूरा सिस्टम था, है ना। टैक्स कलेक्शन वाले करने वाले अलग मंत्री, खान पान देखने वाले अलग मंत्री। तो ये पूरा सिस्टम था पूरा का पूरा। इसमें जब बात करते हैं तो सबसे जो बात आती है कि क्या क्या शब्द था, तो राज्यम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। राज्यम का मतलब होता था सेंटर, राज्यम होता था सेंटर, यानी सम्राट या किंग के लिए राज्यम शब्द का इस्तेमाल करते थे उस समय मौर्य वंश में। राज्यम शब्द यानी राजा को राज्यम, यानी राजा के पास राज्यम होता था और राजा किंग जो होता था वही सुप्रीम पावर होता था, है ना। चक्रम शब्द का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, चक्रम प्रोविंसेस होता था, यानी कुमार होते थे। इसमें जो पोस्ट मिलता था कुमार होता था, आयु पूरा होता था, कुमार होता था, कुमार चक्रम। यानी चक्रम राज्य के नीचे क्या होता था? प्रोविंसेस होते थे, जिसको हम चक्रम कहते थे। चक्रम प्रोविंसेस यानी कि राज्य जो बटा हुआ था, अलग अलग प्रोविंसेस में बटा हुआ था, जिसको कहते हैं ना आज डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। उस तरह से पूरा राज्य जो था पूरा डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट कह लें तो स्टेट में बटा हुआ था और एक एक प्रोविंसी का एक एक चक्रम होता था और चक्रम को हम कुमार के नाम से बुलाते थे। ठीक है, वो उस समय कुमार के नाम से बुलाया जाता था। फिर मंडलम एक शब्द आता है, मंडलम का मतलब होता है कमिश्नरी होता था राज्य के नीचे, यानी कि जो स्टेट होता था, यानी कि जिसको हम कहते थे प्रोविंसी में कमिश्नरी होता था। प्रोविंसी में कई कमिश्नरी होता था। कमिश्नरी जिसको कहते थे मंडलम यानी कि चक्रम के नीचे मंडलम होता था। चक्रम के नीचे मंडलम होता था। ठीक है, मंडलम, चक्रम के नीचे क्या होता था? मंडलम होता था। मंडलम को महामात्य, उसको उसके जो मंडलम के जो अध्यक्ष होते थे, जो उसको चलाते थे, ऑपरेट करते थे, वो महामात्य कहलाते थे। तो होता था कैसे? पहले राज्यम में सम्राट किंग और उसके बाद चक्रम में प्रोविंसेस का कुमार और कुमार के नीचे मंडलम में कमिश्नरी या महामात्य और महामात्य के नीचे अहर या
विषय, अहर या विषय, डिस्ट्रिक्ट, आज जो डिस्ट्रिक्ट हम जिसको कहते हैं वो अहर या विषय होता था, है ना। प्रादेशिक भी कहा जाते थे, उसके अध्यक्ष को प्रादेशिक या डीसी कहते थे, प्रादेशिक कहते थे, डीसी नहीं प्रादेशिक कहते थे, ठीक है। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था थी, जैसे आज की व्यवस्था है, आज प्रजातंत्र में जिस तरह का सिस्टम है, ठीक उसी तरह से सिस्टम था मगध ये मौर्य काल में भी। और मौर्य काल में पूरा सिस्टम वैसे ही था, लेकिन किंग जो था वही सेंटर था, वही चलाता था। इस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस समय जो जब हमारा ये चल रहा था, हमारा तो मौर्य वंश चल रहा था, तो उस समय मौर्य वंश के पास बहुत ज्यादा पावर था। पावर कैसे था? पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम किए हुए था। उसके साथ साथ सैनिक इसके पास बहुत सारे थे। सैनिक लगभग जो सैनिकों की संख्या थी वो 30,000 जो थे कवेलरी थे। कवेलरी मतलब 30,000 घुड़सवार थे, यानी घोड़ा पर चल करके लड़ने वाले सैनिक जो थे 30,000 थे मौर्य वंश में। उस समय जब मौर्य वंश पीक पर था तो 30,000, 9,000 एलिफेंट वॉरियर थे, हाथी पर लड़ने वाले जो सैनिक थे वो 9,000 थे। और लगभग 6 लाख जो था, 6 लाख इन्फेंट्री था, 6 लाख इन्फेंट्री था, यानी पैदल लड़ने वाले लोगों की संख्या जो थी वो 6 लाख के करीब थी। और 1000 कैरियोटर था, यानी 1000 कैरियोटर, यहां पर देख लीजिए 9,000 वार एलिफेंट, यानी युद्ध में लड़ने वाले हाथी पर सवार होने वाले सैनिक 9,000, और 1000 कैरियोटर्स थे, यानी रथ चलाने वाले 1000 सैनिक थे। तो इस तरह से पूरा एक सुरक्षित राज्य था। और इसमें इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल थे, एडमिनिस्ट्रेशन इसका चलता था, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। एडमिनिस्ट्रेशन में एक एक चीज की चर्चा करते हैं। हेड ऑफ द रॉयल ट्रेजरी, यानी खजाने का जो पैसा के लेन देन जो होता था राज्य में, उसका एक हेड होता था जिसको कहते थे बंदा गृहधारिका। बंदा गृहधारिका को कहते थे, जो हेड ऑफ ट्रेजरी होता था। तो हेड ऑफ ट्रेजरी का काम होता था पूरे राज्य में जो भी फंड आ रहा है वो फंड को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, है ना, उसको राजा को उसकी खबर देना, ठीक है। तो एक काम होता था बंदा गृहधारिका का, है ना। दूसरा होता था चपक्षा या पतालिक कहते थे। पतालिक क्या होता था? हेड ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट, यानी जितना लेन देन किया जाता था उन पैसों से या धन से, उसका भी एक हेड होता था। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट होता था, उसका एक हेड होता था जिसको चपक्षा या पतालिक कहते थे। चपक्षा या पतालिक के नाम से हम उसको उस समय उसको पुकारा जाता था, हेड ऑफ द अकाउंटेंट को। उसके बाद जो होता था हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, उसका सेना भी होती थी, और सेना का जो हेड होता था पुलिस डिपार्टमेंट को, उसके धन पक्षिका के नाम से बुलाया जाता था। धन पक्षिका के नाम से हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था। तो इस तरह से पूरा हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट होता थे। और एक इंस्पेक्टर ऑफ रॉयल किचन, यानी खान पान देखने वाला एक मुख्य व्यक्ति होता था, जो पूरे खान पान राजा का जो खान पान जो बनता था, जो भोजन बनता था, उस सारे भोजन का नियंत्रण या उसको रेगुलेट करना या उसको सर्विस देना, इस सब के देखने के लिए एक पूरे किचन के एक हेड होता था, एक होता था, उसको खाद्य पाकिका कहते थे। खाद्य पाकिका के नाम से किचन का जो मुख्य व्यक्ति होता था, जो पूरा किचन देखता था राज परिवार का, वो खाद्य पाकिका होता था। महाधन नायक चीफ जस्टिस होता था। चीफ जस्टिस यानी कि जब न्याय होता था तो न्याय के समय जो मंत्री बैठते थे, जो राजा को ये किसी केस का मतलब कोई आरोप आता था, आरोप का विश्लेषण करने के लिए एक चीफ जस्टिस होता था, यानी मुख्य न्यायाधीश होता था, जो न्याय की प्रक्रिया से वो विश्लेषण देता था और राजा निर्णय लेकर के जजमेंट देते थे। तो उस व्यक्ति का नाम था महाधन नायक। महाधन नायक क्या करता था कि वो जजमेंट देता था, वो किसी केस में, किसी कंप्लेन में, कोई सुनवाई में वो भाग लेता था, ठीक है। उस तरह कंट्रोलर एंड एक्सिक्यूटिव होता था, कंट्रोलर एंड एक्सिक्यूटर होता था। एलिफेंट्री का जो हाथी का जो सैनिक होता था ना, उसको भी कंट्रोल करने वाला एक हेड होता था, तो उसको भी कंट्रोलर, उसको कहते थे उस समय, उसको महामहीपति
महामहीपति के नाम से उसे को कहते थे, जो इन्फेंट्री को कंट्रोल करते थे। ठीक है, उसके बाद महामंत्री होता था। महामंत्री जो होता था हेड ऑफ द फुट सोल्जर्स, जो इन्फेंट्री होते थे उसके जो हेड होते थे उसको महामंत्रीपति कहते थे। महामंत्रीपति उसको कहते थे। महामंत्रीपति के जो हेड ऑफ जो इन्फेंट्री होता था, यानी पैदल सैनिक जो चलते थे, उसके भी एक हेड होता था और वो कंट्रोल करता था पूरे पैदल सेना को, और महामंत्रीपति उसको कहते थे। महापरिहार कहते थे, जो एन ऑफिशियल ऑफ मेंटेनिंग द रॉयल प्लेस, और एक ऑफिशियल जो अधिकारी होता था जो पूरे राज परिवार को मेंटेन करता था, है ना, पूरे महल को मेंटेन करने वाला एक व्यक्तित्व होता था। पूरा महल जो महल जो होता था, राजमहल को देख कर रेख करने वाले, जिसको आजकल वार्डन कहते हैं, तो उस तरह वार्डन टाइप के एक व्यक्ति होता था, जिसको क्या करते थे, जिसको महापतिहार कहते थे। महापतिहार के नाम से उसको बुलाया जाता था। और इसके बाद एन ऑफिशियल ऑफ द पोस्ट वॉर कंडीशन, अगर बाद में कोई युद्ध होना है, यानी युद्ध के बाद बहुत सारे अधिकारी होते थे। युद्ध जब हो गया कहीं, तो पोस्ट वॉर यानी लड़ाई के बाद कहीं पर आक्रमण हुआ, कोई लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद उसको कंट्रोल, मतलब कि ऑफिशियल होते थे पोस्ट वॉर कॉन्सिलिएशन करने के लिए, यानी क्या लड़ाई में कमी रही, किस तरह की योजना बननी थी, इस तरह से कॉन्सिलिएशन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए महासंधि विग्राहिका होता था। महासंधि विग्राहिका होता था। महाश्वपति एक होता कंट्रोलर ऑफ कैवलरी, पैदल सेना को कंट्रोल करने वाले को कहा जाता था महाश्वपति। महाश्वपति के नाम से जो पैदल सेना को कंट्रोल करते थे, नियंत्रित करते थे, जो हेड ऑफ द कैवलरी कह सकते हैं, जो कंट्रोलर ऑफ द कैवलरी होता था। तो इस तरह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एकदम सुचारू रूप से चलता था और बहुत अच्छे तरीके से मौर्य वंश की सिस्टम था, जिसकी वजह से काफी स्ट्रांग था। विश्व का सबसे स्ट्रांग किंगडम यही था उस समय, अपने जमाने में विकसित। और एग्रीकल्चर सिस्टम, उस समय एग्रीकल्चर ही बहुत अच्छी थी। एग्रीकल्चर में इस तरह से आप देखो कि इस तरह से ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कहीं से पानी आ रहा है, आने के लिए ड्रेनेज होता था, यहाँ सप्लाई जाता था, खेतों में केनाल होते थे, इस तरह सप्लाई होता था। तो ये पूरा व्यवस्था किया हुआ था, इस तरह से जगह जगह पर बना करके पानी को रखा जाता था, फिर वहां से आगे रेगुलेट किया जाता था। केनाल सिस्टम था, पूरा एग्रीकल्चर का पूरा सिस्टम था, यानी खेती बाड़ी की पूरी व्यवस्था थी। ठीक है, एग्रीकल्चर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए एक हमारे जो गवर्नर थे, प्रोविंशियल गवर्नर, जिसका पुष्यगुप्ता नाम था। पुष्यगुप्त ने एक लेक बनाया जो कि गिरनार में पड़ता है। गिरनार जो कि गुजरात के गिरनार में एक झील है, जिसको सुदर्शन झील कहते हैं। तो सुदर्शन झील का निर्माण भी उसी समय, यानी मौर्य वंश के टाइम में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ, जो गुजरात के गिरनार में है। और इस सुदर्शन झील को इरिगेशन के पर्पज से बनाया गया था। इरिगेशन, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट था जो बनाए थे, उसका नाम था पुष्यगुप्ता, जो कि प्रोविंशियल गवर्नर थे। जो मैंने प्रोविंसी बताई, यानी कुमार कह सकते हैं। कुमार उनको टाइटल जो मिलता था, पुष्यमित्र गुप्ता को क्या कहा जा सकता, कुमार। यानी कुमार ने जो बनाया था लेक, उसका नाम था सुदर्शन लेक, और ये गिरनार, गुजरात के गिरनार में। यहाँ पर इस टाइम में वीट, सैफरॉन और मस्टर्ड, वीट, सैफरॉन और मस्टर्ड यानी सरसों की, वीट मतलब गेहूं, और सैफरॉन में केसर, और मस्टर्ड मतलब ये सरसों की खूब खेती होती थी और बहुत ही ज्यादा ट्रेड होता था इन चीजों का। ठीक है, तो इस तरह से पूरी व्यवस्था, एग्रीकल्चर था, डिफेंस था, सारा सिस्टम था, बहुत अच्छा एक राजतंत्र था। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं तो डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर। अब कैसे, क्यों ये डिक्लाइन हुआ, ये मेजर इशू है कि मौर्य एम्पायर जब इतना सक्सेसफुल रहा हिस्ट्री में, इतने बड़े बड़े शासक उसमें हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तो इतने बड़े बड़े जो शासक हुए और इतना सक्सेसफुल एम्पायर रहा, तो ये डिक्लाइन क्यों हुआ? डिक्लाइन मतलब इसका पतन क्यों हुआ? डिक्लाइन मतलब गिरा क्यों है, खत्म क्यों हुआ है ना? तो डिक्लाइन का कारण मेन था कि जब अशोका लास्ट एम्पायर जो थे, अशोका थे, लास्ट प्रोमिनेंट एम्पायर कहें तो सम्राट अशोका थे। तो अशोका के सामने में हुआ था क्या कि एक युद्ध हुआ था
उड़ीसा के, जिसको कलिंग कहते हैं, उसमें लिच्छवी की कुमारी के साथ युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में अशोका ने बहुत ही क्रूरता के साथ उस पर विजय प्राप्त की थी। और उस विक्ट्री के बाद जब वो लौट रहे थे अपने युद्ध क्षेत्र से, तो उन्होंने देखा क्या कि उन्होंने लिच्छवी के कई हजार लोगों को ऐसे ही हत्या कर दिया और सारा लिच्छवी की सारी सेना खत्म हो चुकी थी, राजकुमारी ही मारी गई थी और सारे लोग जो घायल थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे, वहां पर बच्चे आके बिलख रहे थे, उनके परिवार वाले रो रहे थे। तो इस स्थिति को देखकर जब वो लौट रहे थे, अशोक जब लौट रहे थे युद्ध के मैदान से, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वैसे शुरुआत के दिनों में बहुत ही कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे सम्राट अशोक, लेकिन उनको उस दृश्य को देख करके लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। वो दौर था पूरे हिंदुस्तान में बौद्ध धर्म फैल रहा था, तो समाज में एक मैसेज जा रहा था कि अहिंसा की बातें की जा रही थी। तो उसी वजह से क्या हुआ कि उनका प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म का उस समय, और उन्होंने क्या किया, उस दुख के कारण, उस आत्मवेदना के कारण, मतलब अपनी पेन के कारण कि मैंने जो किया है गलत था, ये फीलिंग के कारण उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म ज्वाइन किया। और उसके बाद वो बौद्ध के रास्ते पर, बौद्धिज्म के रास्ते पर चले गए। और फिर राज्य जो था, बौद्धिज्म के जाने की वजह से क्या हुआ, तो उनके बौद्धिज्म के जैसे ही गए तो मानवता की बात करने लगे और वो इंसानियत की बात करने लगे। ऐसे में राजा जब भी ऐसा डिसीजन लेता है तो क्या होता है कि वो स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेता। स्ट्रिक्ट डिसीजन न लेने के कारण क्या होता है, राज्य में स्ट्रेंथ नहीं रहती, क्योंकि राजा एक डिसीजन मेकर होता है और वहां पर कुछ निर्णय भावनाओं से ऊपर उठ करके लिया जाता। तो ऐसे में उनका जो पॉलिसी था जो बदल गया था, इस कारण से, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग रेफरेंस एंड डिस्टिंग्विश द डिक्लाइनिंग ऑफ मौर्य एम्पायर। ये सारा चीज बात कहा जाता है कि जिसमें सबसे कारण था उनका हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन के क्या हुआ, कारण क्या होता था कि उनका जो निर्णय होता था, किंग अशोका का जो होता था फैसिन, पोलाइट होता था, पोलाइट निर्णय लेते थे। पोलाइट निर्णय लेने की वजह से क्या हुआ, राज्य दो पार्ट में ब्रेक कर गया। यानी मौर्य जो पूरा साम्राज्य था, मौर्य एम्पायर था, एम्पायर टूट गया। और अशोक के बाद जो एम्पायर बने, जो सम्राट बने, वो सम्राट भी कहीं ना कहीं बुद्ध से प्रभावित हो गए, बुद्धिज्म से प्रभावित हो गए। इसलिए वो उनके बाद के जितने भी एम्पायर हुए, जितने भी शासक हुए, जो उनके बाद जो बने, वो भी सोफिस्टिकेटेड हो गए, मतलब निर्णय लेने में कमजोर पड़ गए। इस वजह से पूरा राज्य कमजोर हो गया। और उसी समय इन्वेजन हो रहा था, जो कि सेंट्रल एशिया की तरफ से आक्रमण हो रहा था, और उस वजह से भी ये टूटने लगा। अशोक, वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर, अशोका के सक्सेसर जो हुआ वीक हो गए, कमजोर हो गए, है ना। ये सब कारण था। यानी अशोक का पोलाइट निर्णय लेना, इन्वेजन ऑफ जो सेंट्रल एशिया से जो आक्रमण हो रहा था, और ब्राह्मणों का रिवोल्ट हुआ था उस समय, ब्राह्मणों का रिवोल्ट हुआ था, जिसे ब्राह्मणिक रिवोल्ट कहते हैं। यानी ब्राह्मण उस समय रिवोल्ट कर रहे थे अपने शासक के खिलाफ। तो उस 3-4 वजह से, कि एक ब्राह्मणिक रिवोल्ट की वजह से, किंग का सोफिस्टिकेटेड डिसीजन की वजह से, और एक इन्वेजन ऑफ सेंट्रल एशिया की तरफ से, और उसके बाद वीकेंड ऑफ अशोका सक्सेसर, ये 4 रीजन, मेजर रीजन था, जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य जो हुआ डिक्लाइन होने लगा और साम्राज्य धीरे धीरे खत्म हुआ। विच ऑफ द अबव रीजन इज डिस्टिंग्विश द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर। इस सब के कारण क्या हुआ कि मौर्य एम्पायर, इस सभी रीजन के कारण क्या हुआ कि मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, मौर्य एम्पायर का पतन हो गया। ठीक है, अगला, ठीक है। अब कहते हैं कि जब मौर्य एम्पायर खत्म हो रहा था, तो सेंट्रल एशिया की तरफ से इन्वेजन हो रहा था, आक्रमण हो रहा था, सेंट्रल एशिया की तरफ से इन्वेजन हो रहा था। उस इन्वेजन में इंपैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से जो लोग यहाँ इंडिया में आए और उन्होंने जो यहाँ पर अपना राज्य बनाया, वंश बनाया और यहाँ पर जो शासन किए, तो उसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी पर क्या पड़ा, कैसे पड़ा, है ना। सबसे पहले तो कि इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट, पहले तो कॉन्टैक्ट में आए, तब क्या क्या हमारे देश में हुआ। जो सेंट्रल एशिया वाले जो कॉन्टैक्ट में आए, तो सबसे क्या हुआ, तो सबसे पहली बात हुआ कि शेड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ पॉटरी, वो उनके आने से सामाजिक परिवर्तन, कई जगह कई चीजें समाज में जो चीजें नहीं थी, सोसाइटी में नहीं थी,
वो चीजें, एक नया कल्चर आया, एक नया ट्रेडिशन आया, नई चीजें आई उनके साथ। तो सबसे पहला हुआ annexation of archaeology have found use the burnt brick for the roof। हाँ, उस समय हिंदुस्तान में जो ईंट बनता था, जो ईंटें बनती थी, वो पकी हुई ईंटें नहीं बनती थी। तो वो क्या हुआ कि जब वो सारे सेंट्रल एशिया वाले जब यहाँ आए तो क्या हुआ कि इंडिया में ईंटों को पका करके, यानी ब्रंट ब्रिक यानी जली हुई ईंट से फ्लोरिंग का काम किया जाए, यानी फर्श में लगाया गया, फिर उससे रूफिंग का काम किया गया। यानी कि पहली बार इंडिया में जो फ्लोरिंग और रूफिंग का जो तकनीक आया वो आया सेंट्रल एशिया की तरफ से, और इसकी वजह से एक नया परिवर्तन आया, एक नया कल्चर की शुरुआत हुआ, एक नया ट्रेडिशन की शुरुआत हो गया हिंदुस्तान में, है ना। द टिपिकल पॉटरी इज, और बर्तन में मिट्टी का बहुत सारा काम होता था, तो पॉटरी, है ना, पॉटरी बनाने लगे, बर्तन, उस समय बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाया, मिट्टी के बर्तन पर तरह तरह की डिजाइन, पेंटिंग वगैरह का प्रचलन हुआ। तो जब वो सेंट्रल एशिया वाले आए तो ये सब परिवर्तन, सोशल चेंजेज, ये सारी चीज सोसाइटी में, यानी कि सोसाइटी में ये सारे चेंज आए, ठीक है। उसका बेटर कैवलरी, है ना, बेटर कैवलरी, इसमें दो डायनेस्टी बना जिसको शक और कुषाण वंश कहते हैं, शक डायनेस्टी एंड कुषाण डायनेस्टी। शक डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी वेर एक्सलेंट इन हॉर्समैन, इनको आता था, घुड़सवारी बहुत अच्छा था। शक और कुषाण जो थे वो उनको घुड़सवारी का कला बहुत अच्छा आता था। तो जब शक और कुषाण वंश सेंट्रल एशिया से आए इंडिया में तो उन्होंने क्या किया, घुड़सवारी में खास तरह की ट्रेनिंग, घुड़सवारी को खास तरह से ट्रेन करने का तरीका फैलाया, ठीक है। इसके बाद ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, व्यापार और एग्रीकल्चर पर भी इंडिया में काफी प्रभाव पड़ा इस सेंट्रल एशिया वाले लोगों के आने से। तो सेंट्रल ट्रेड और एग्रीकल्चर, इंडिया रिसीव्ड गुड डील ऑफ गोल्ड, सेंट्रल एशिया के इन्वेजन से, यानी सेंट्रल एशिया के कॉन्टैक्ट से हिंदुस्तान में गोल्ड बहुत ज्यादा बना। गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान में गोल्ड का कोई फैक्ट्री नहीं, गोल्ड का कोई खान नहीं था, सोने की कोई खान नहीं थी, और ऐसे में सेंट्रल एशिया में अल्टाई माउंटेन है, जहां से सेंट्रल एशिया में अल्टाई माउंटेन है एक सेंट्रल एशिया में, यानी कि अल्टाई माउंटेन में बहुत सारे गोल्ड का रिजर्व है। तो वहां से गोल्ड निकाल करके यहां तक सप्लाई करने का जो व्यवस्था हुआ वो उस वजह से हुआ जब सेंट्रल एशिया के लोग कांटेक्ट में आया, आफ्टर मौर्य पीरियड इंडिया के कांटेक्ट में आए। तो गोल्ड के सिक्के की शुरुआत, ये भी एक ऐतिहासिक घटना है जो कि पहली बार हुई थी हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, जो कि गोल्ड के सिक्के की शुरुआत भी सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट के आने से ही हिंदुस्तान में हुआ, ठीक है। तो ये सब द कुषाण कलेक्टेड द सिल्क रूट, है ना, कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। सिल्क रूट एक सिल्क रूट जहां से सिल्क की, यानी एक तरह के कपड़े होते हैं सिल्क के, जिसका व्यापार किया जाता था। तो व्यापार कहां से, तो चाइना से होते हुए, यानी चाइना से व्यापार शुरू होता था और ये अरबिक कंट्री से होते हुए यूरोप तक पहुंचता था ये सारा व्यापार। तो इसका एक रूट बन जाता था, क्योंकि उस समय नदी के रास्ते से कोई रूट नहीं, समुद्र के रास्ते से कोई रूट नहीं था, इसलिए वो पहाड़ों के रास्ते से या फिर देश को क्रॉस करके ये रूट बनता था, जहां से व्यापारिक रूट कह लें, सिल्क का व्यापारिक रूट। तो सिल्क का व्यापारिक रूट चाइना के साथ, यानी चाइना में भी सिल्क का सप्लाई होता था। तो वो रूट कैसे था, तो इंडिया में, इंडिया के कुछ हिस्से में, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहां तक ट्रेड करने के लिए, सिल्क का व्यापार करने के लिए चाइना से रास्ता बना। और ये चाइना, दक्षिण चीन सागर से भी लोग आते थे, बड़े बड़े व्यापारी आते थे नाव वगैरह का इस्तेमाल करके, जो दक्षिण चीन सागर से होते हुए हमारे इंडिया में आते थे, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन से होते हुए इंडिया में। और यहाँ पर मुंबई के पास ट्रेड वगैरह, सिल्क का ट्रेड ज्यादा होता था, और यहाँ से सीधा ये ट्रेड होकर के आगे बढ़ता था और ये अरबिक कंट्री में बढ़ता था। अरबिक कंट्री में सोए नहर से होते हुए यूरोपियन कंट्री में ट्रेड किया जाता था। तो ये सारा रास्ता जो मैं दिखा रहा हूं, ये सारा क्या था, ये सब पहाड़ों के रास्ते पे पर्शियन से होते हुए लोग जाते थे। तो ये सारा रूट जो बना, जहां जहां सिल्क का ट्रेड होता था, तो सिल्क का ट्रेड भी उस समय ज्यादा बढ़ा। जब वो सेंट्रल एशिया वाले हिंदुस्तान में इन्वेजन किए और यहाँ पर रूल करने लगे, तो सिल्क का व्यापार पूरे विश्व में फैला, यानी चाइना से लेकर के अरबिक कंट्री तक और यूरोप तक सारा ट्रेड का एक रास्ता बना, जिसको हम आज सिल्क रूट के नाम से जानते हैं।
तो सिल्क रूट का भी बहुत एक्सपेंशन हुआ था उस समय, ठीक है। उसके बाद जब सेंट्रल एशिया वाले आए तो अपना दो ये बनाया, कैपिटल बनाया, जिसको राजगृह कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल एक कंधार बनाया, गंधार जो आज पाकिस्तान में है, और मथुरा ये दो जगह पर कैपिटल उन्होंने बनाया, मथुरा और गंधार में, ठीक है। तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और यहाँ पर आर्ट के यानी तरह तरह के कलाकारी, जिसको कला कहते हैं, उसकी ट्रेनिंग देने गई, ठीक है। तो कंधार और मथुरा को स्कूल ऑफ आर्ट बनाया गया, है ना। जब कुषाण सेंट्रल एशिया वाले आए तो इसको बनाया। इट गेव राइज ऑफ न्यू किंग काइंड ऑफ विच इमेज ऑफ बुद्धा वेयर मेड द ज्योग्राफिकल रोमन स्टाइल। और ये जो बनता था रोमन स्टाइल, बुद्धा स्टाइल और रोमन स्टाइल दोनों को मिला करके इसमें जो कल्चर, जो आर्किटेक्चर था, जो डिजाइन वगैरह होते थे, वो मिक्स था, ठीक है। एंड देयर बुद्धा वाज फैसिनेटेड द ग्रीक रोमन स्टाइल, और ग्रीक और रोमन और इंडो ग्रीक स्टाइल में चीजें बनने लगी। यानी कि पहले इंडो ग्रीक स्टाइल का कल्चर का मिक्सचर नहीं था, जब इंडो ग्रीक वाले आए तो यहाँ पर इंडो ग्रीक स्टाइल में ये सारी चीजें बनने लगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अच्छा इंडो ग्रीक, है ना। इंडो ग्रीक हम किसको कहते थे? तो जो ग्रीक से जो लोग आए वो सारा इन्वेजन जो हुआ था ग्रीक साइड से हुआ था, और इंडो ग्रीक इसीलिए कहते हैं कि ग्रीक समटाइम्स नोन एज इंडो ग्रीक। उसी लोगों को जो इन्वेजन किए थे, यहाँ रहे थे, शासन किया था, उनको इंडो ग्रीक, इतिहास में उसको इंडो ग्रीक कहा जाता है, या इसको बैक्ट्रियन ग्रीक भी बोला जाता है। तो ये दो शब्द याद रखिएगा, इंडो ग्रीक, बैक्ट्रियन ग्रीक। ये किनको कहा जाता था? ये कुषाण और कुषाण इंपेयर वगैरह जो आए थे वो किए थे। फर्स्ट पीपल कंकर्ड इंडिया, तो इन्होंने पहला ये लोग थे जो कि ग्रीक की साइड से, जिन्होंने इंडिया को कंकर्ड किया था, इंडिया को जीता था, इंडिया के हिस्से को जीता था, है ना, इंडिया के कुछ भाग को जीता था, ठीक है। इसका एम्पेरर का, इसमें मिनांडर नाम का एक राजा था उस इंडो ग्रीक टाइम में। मिनांडर, उसको इतिहास में यहाँ मिलिंद लिखा जाता है, तो मिलिंद या मिनांडर की चर्चा होती है। मिनांडर जो था वाज द फर्स्ट वेल नोन ग्रीक एम्पेरर। ये पहला जो ग्रीक एम्पेरर है जिसको सब लोग जाता है, मिनांडर को। मिनांडर इतिहास में बहुत चर्चित है। इसका टाइम जो था कब आया था? तो जब हमारा मौर्य वंश खत्म हुआ था, यानी 200 ईस्वी के आसपास लड़ाई चल रही थी, बिफोर सेंचुरी 200 बिफोर सेंचुरी क्या हो, इन्वेजन चल रहा था। इन्वेजन के बाद इंपायर बना, और ये इंपायर था वो इंडो ग्रीक इंपायर। जो टाइम इस इंपॉर्टेंट है, 165 से लेकर के, यानी आप लिख लीजिए 165 बीसी से लेकर के 145 बीसी तक ये टाइम जो रहा, ये टाइम था इंडो ग्रीक में, इंडो ग्रीक के एम्पायर का। इंडो ग्रीक एम्पायर जो इंडिया में आया, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। इस टाइम में इंडो ग्रीक एम्पायर रहा, जिसमें मिनांडर जो थे वो शासक बने थे, जिनकी बहुत चर्चा की होती है उस टाइम में। ही कंकर्ड द गंगा यमुना दोआब। ये दोआब जो होते, नदी का दो मुहाना को दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना के दोआब, जहां से दो रास्ते जाते हैं, दोआब नहीं, जहां से नदी के दो रास्ते जाते हैं उसको दोआब कहते हैं। तो गंगा जमुना के दोआब, यानी यहां पर आप देख लें कि यहां पर गंगा जमुना का दोआब है, यानी दो रास्ते जाते हैं गंगा जमुना के। तो यहाँ पर मथुरा है जहां पर कि दोआब है। तो इंडो ग्रीक जो एरिया है ना, पूरा एरिया जो देख रहे हैं, ये इंडो ग्रीक का है, यानी इंडो ग्रीक में ये सारा एरिया कवर किया गया था, जिसमें गंगा यानी उत्तर प्रदेश तक वो कब्जा कर लिए थे। यानी ग्रीक वासियों ने उत्तर प्रदेश तक अपना साम्राज्य बना दिया था, जो कि मथुरा पड़ता है, और उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान और ये कश्मीर वगैरह सब उनके हिस्से में आ गया था। तो इस तरह से इंडो ग्रीक वो जो शासन था, ये कहलाया इंडो ग्रीक किंगडम। ये इंडो ग्रीक किंगडम का नक्शा है, ठीक है। तो इंडो ग्रीक किंगडम यहां तक फैला हुआ था, ठीक है। तो अब तो इन्होंने दोआब पर हेल्ड कैपिटल एट शकाला इन पंजाब, और इन्होंने कैपिटल जो बनाया पंजाब में बनाया, सकाला में बना, शकाला में, है ना। सियालकोट, अभी भी उसको सियालकोट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उन्होंने अपना कैपिटल जो राजधानी बना पंजाब में बनाया था। इंडो ग्रीक का वार्नर ने कहा अपना राजधानी बनाया था? तो पंजाब में अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। तो पंजाब में राजधानी बनाई थी। उसके बाद नागसेन एक व्यक्ति था
बेटर नोन एज नागार्जुन, जिसको इतिहास नागार्जुन के नाम से जानती है, नागसेन जिसको हम कहते हैं, जिसको इतिहास नागार्जुन के नाम से जानती है, इसी वंश में है। एंड परसूडेड हिम एम्ब्रेस बुद्धिज्म, और नागसेन की चर्चा होती है कि ये बुद्धिज्म के लिए, बुद्धिज्म के रास्ते पर चलने के लिए कहा, है ना, मिनांडर को, है ना। तो मिनांडर को बुद्धिज्म के रास्ते पर लाने वाले कौन थे? तो नागसेन थे। नागसेन ने कहा, नागसेन की वजह से मिनांडर बुद्धिज्म को फॉलो करना। नागसेन ने क्या किया था? इंक्वायरी किया था, बहुत सारे प्रश्न पूछे थे, किससे? तो मिनांडर से, और बहुत सारे प्रश्न का समझाया था उसके बुद्धिज्म के बारे में। इस तरह से वो मिलिंद पन्नो, द मिलिंद पन्नो ऑल्सो नोन एज द क्वेश्चन, है ना, जो मिलिंद के पन्नों के नाम से पूरा कलेक्शन है, जिसमें नागसेन पूछते हैं मिलिंद से यानी मिनांडर से बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का मिलिंद पन्नोह के नाम से, मिलिंद पन्नोह के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ऑल्सो नोन एज द क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। मिलिंदा ने जितने भी क्वेश्चन किए थे, उसके जो जवाब हुए थे, वो सारे क्वेश्चन जवाब का कलेक्शन क्या कहलाता है? मिलिंद पन्नोह कहा जाता है। इज ए बुक दैट कंटेन्स नागसेना रिस्पॉन्सेज। अच्छा, नागसेन उसका जवाब देते थे, उसकी क्वेरीज होती थी मिलिंद पन्नो को, क्योंकि मिलिंद पन्नो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा था, तो उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे, तो वो क्या करता था? क्वेश्चन पूछता था, और उस क्वेश्चन का आंसर नागसेन देते थे, और वो पूरा एक बुक बन गया, जिसको मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है ना। और इसी समय इस बुक का निर्माण हुआ, ठीक है। उसका ड्यू टू नंबरस क्वाइंस इंडो ग्रीक एम्पायर सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री। इस समय सोने के बहुत सारे सिक्के चले थे, गोल्डन क्वाइन चला था। गोल्डन क्वाइन किसने चलाया था? तो ग्रीक वासियों ने चलाया था, जो कि मिलिंद पन्नो वगैरह जो थे उन्होंने चलाया था। और उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के इंडिया में चले, और सोने के सिक्के चलने का फायदा ये क्या हुआ कि सोने के सिक्के पर बहुत सारा इंस्क्रिप्शन होता था। इंस्क्रिप्शन मतलब उस पर राजा का चित्र होता था, उस पर राज्य का कोई इकाई लिखा हुआ होता था, उस पर ऐतिहासिक घटना कुछ छप जाती थी। और बहुत सारे सिक्के होने के कारण बहुत सारा, आप जब हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारा रिसोर्स, जो इंफॉर्मेशन जो मिलता है, इन्हीं सोने के सिक्कों की वजह से मिलती है। तो एक ग्रीक एम्पायर का, इंडो ग्रीक का सिग्निफिकेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोने के सिक्के चलने की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में कलेक्ट की जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं द फर्स्ट गोल्ड क्वाइन। पहली बार जो गोल्ड क्वाइन चली थी इंडिया में, वह प्रोड्यूस्ड इन बाय इंडो ग्रीक। और पहले बार, ये भी ऐतिहासिक घटना है कि पहला बार सोने का सिक्का इंडो ग्रीक लोगों ने ही चलाया था, ठीक है। जिस व्यक्ति ने चला, जिस तरह से वो सोने के सिक्के बनते थे, उसका एक आर्ट होता था, एक कला होता था, एक मतलब एक चित्रकारी टाइप का होता था। उसके हेलेनिस्टिक आर्ट कहते थे, यानी सोने के सिक्के को जो डिजाइन किया जाता था वो हेलेनिस्टिक आर्ट के द्वारा किया जाता है, हेलेनिस्टिक कला के द्वारा, ठीक है। जिसमें एलिमेंट वेयर इंट्रोड्यूस्ड टू इंडियंस नॉर्थर्न वेस्ट बॉर्डर ड्यूरिंग द ग्रीक, है ना। उसमें कुछ एलिमेंट्स डाला जाता था, कुछ इंफॉर्मेशन उस सिक्के पर डाला जाता था, जो ग्रीक का एरिया होता था उस एरिया से रिलेटेड। तो इस तरह से वो सिक्के इंफॉर्मेशन कैरी हो, इसको कहते हैं ग्रीक एरा। और ये टाइम जो कहलाता है पूरा ग्रीक एरा, ग्रीक का काल कहलाता है। द आर्ट ऑफ वेस्ट, द आर्ट फ्रॉम दिस आर्ट वाज नॉट ओनली द ग्रीक। ये सिर्फ आर्ट जो सिक्कों पर होता था, सिर्फ ग्रीक की ही कला नहीं होती थी, उसमें मिक्स कला होती थी, कई जगह की कला होती थी, है ना। अलेक्जेंडर के डेथ के बाद, अलेक्जेंडर जब मरा था तो उसके बाद गंधार आर्ट का भी उन सिक्कों पर इंस्क्रिप्शन किया गया। गंधार आर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। जब अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो कलाकारी, जो चित्रकारी, जो वास्तुलिपि जो होती थी, वो सबका इंस्क्रिप्शन जो किया गया उसको गंधार आर्ट के नाम से जाना था। गंधार आर्ट आफ्टर डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर के डेथ के बाद जो आर्ट बना वो गंधार आर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद आती है बारी शक वंश, जिसको कहते हैं शक डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का टाइम याद रखना, इस डायनेस्टी का टाइम है शक डायनेस्टी का 57
BC टू 58 BC बिफोर सेंचुरी, ठीक है, शक डायनेस्टी, ठीक है। इस डायनेस्टी में शक ग्रीक के बाद जो दूसरा वंश बना, यानी इंडो ग्रीक के बाद जो यहाँ वंश बना हिंदुस्तान में इस एरिया में, इसको शक डायनेस्टी के बाद नाम से जानते हैं। इसको इंडो सिंथियस्टियन भी कहते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया पूरा शक डायनेस्टी का एरिया है, जिसमें ये पूरा जो इंडो ग्रीक वाला एरिया था, उस एरिया में शक वंश ने शासन किया। तो ये पूरा एरिया जो हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कवर करता है, ये क्या था, ये शक वंश का यहाँ पर शासन था, ठीक है। ये टाइम क्या था, तो टाइम था 57 BC बिफोर सेंचुरी से 58 बिफोर सेंचुरी, ठीक है ना। तो सबसे पहले शक क्या थे, तो ग्रीक के बाद दूसरे जो इन्वेजर थे, जो शासन यहाँ राजवंश बना था, उसका नाम शक था। वेयर लाइनेज फ्रॉम द शक्स, और शक मतलब शक उसके बाद की डायनेस्टी थे, ठीक है। रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया, ये एरिया जो पड़ता है, मैंने बताया कि अफगानिस्तान पूरा और इंडिया से अटैच हुआ एरिया पड़ता है। अफगानिस्तान इज द फर्स्ट ब्रांच, है ना, अफगानिस्तान इज द फर्स्ट ब्रांच। अफगानिस्तान इसका पहला हिस्सा था शक का, और दूसरा हिस्सा फॉलोड बाय पंजाब, और इसमें अफगानिस्तान में पंजाब का भी हिस्सा शामिल है। यानी पंजाब अफगानिस्तान को शामिल करते हुए तक्षशिला को कैपिटल बनाया था। किसने, शक ने अपना कैपिटल कहां बनाया था, तो तक्षशिला में बनाया था। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में इन्होंने, यानी शक वंश वालों ने पहली बार अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो पाकिस्तान के तक्षशिला में बनाया था, ठीक है। तक्षशिला एंड इज कैपिटल। और मथुरा, यानी मथुरा जो यहाँ पर पड़ता है, यूपी में जो मथुरा पड़ता है, मथुरा में इन्होंने दूसरा यानी सेकंड कैपिटल बनाया। वेस्टर्न इंडिया, उत्तर प्रदेश, जो दक्कन के पठार के क्षेत्र, वेस्टर्न इंडिया में भी दक्कन के पठार की तरफ ही इन्होंने साम्राज्य फैलाया, है ना, इन दैट ऑर्डर, है ना, ठीक है। किंग, और इस इधर वेस्टर्न दक्कन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ के जो राजधानी होते थे, यानी कि जो राजधानी बना था, यानी कि जो हमारा मथुरा का राजधानी क्या करता था, दक्कन की पठार की तरफ के जो शासन चलते थे उसको कंट्रोल करता था। और वो जो था तक्षशिला जो होता था, उसे अफगानिस्तान और पंजाब के क्षेत्र को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो दो कैपिटल इन्होंने बनाया था, ठीक है। अब कहता है किंग ऑफ उज्जैन शक अराउंड, हाँ, शक का जो टाइम था, वो टाइम मैंने पहले ही लिखा दिया है कि ए टाइम शक का था, वाज सक्सेसफुल ड्राइविंग आउट दिस रीजन सेल्फ रेफर टू, मतलब कि इस शासन में, इस एरिया में बहुत अच्छे से शासन करते रहे। और ट्रायम्फ, इन्होंने विजय हासिल की। विजय हासिल क्या किया, कि विजय हासिल किया कहां, तो 57 BC, है ना, जो सख ओवर, हाँ, सख के साथ लड़ाई हुई थी, जो हुए थे, और जो अदर प्रोविंसी वाले थे, यानी साउथ वाले थे, उनके साथ शक की लड़ाई हुई थी और शक पर विजय हासिल किए थे 57 BC में। 57 BC में, यानी डेट उल्टा लिखा, 58 to 57 लिखना था, 58 to 57, 58 to 57, है ना। तो 57 में क्या हुआ, 58 to 57, 58 to 57 BC, 57 BC बिफोर सेंचुरी। तो है ना, तो विक्रमादित्य जो थे, जो कि एक यहाँ के शासक थे, उन्होंने इन्वेजन किया, आक्रमण किया, किस पर, तो शक पर। और शक वंश को खत्म करके विक्रमादित्य ने अपना कब्जा किया इस एरिया में। तो राजा विक्रमादित्य, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, तो विक्रमादित्य रोज द प्रोमिनेंट आफ्टर दिस पॉइंट। और इस सारे क्षेत्र पर शासन किसका हो गया, तो विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य का शासन हुआ। तो विक्रमादित्य कई हुए, एक दो नहीं 14 सीरीज में विक्रमादित्य चले। तो विक्रमादित्य की कहानी आती है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद रामानुजन, ठीक है। इसके बाद आता है रुद्रदमन। रामानुजन नहीं, रुद्रदमन। रुद्रदमन का टाइम आया, यानी कि विक्रमादित्य के बाद का जो टाइम आया,
वो रुद्र दमन का टाइम आया। इस टाइम को लिख लीजिए, रुद्र दमन का दमन का जो टाइम था वो टाइम था 130 से लेकर के 130 एडी से लेकर के 150 एडी तक का टाइम जो हुआ, वो 150 एडी तक का जो टाइम हुआ वो रुद्र दमन का टाइम था। तो इस समय में वेल नोन शक किंग है ना, है ना, इन इंडिया है ना, तो ये रुद्र दमन का टाइम हुआ है। शक किंग थे जो कि रुद्र दमन के नाम से जाने गए थे, और इनका इसके बाद इंपायर एक खत्म हुआ, रुद्र दमन के बाद एक इंपायर खत्म हुआ। उसके बाद आया दूसरी डायनेस्टी जिसकी चर्चा अब हम आगे करते हैं। इसके बाद द पर्थियन, इसके बाद जो एम्पायर बना वो पर्थियन बना। पर्थियन यानी कि ए एरिया जब दिख रहा है, जो पहले से वो एरिया था उसमें से छोटा सा एरिया हट गया पंजाब वगैरह का, और ए एरिया जो आप देख रहे हैं, ए एरिया क्या हो गया, इसमें नया डायनेस्टी शुरू हो गया और इस डायनेस्टी का नाम था पर्थियन। तो पर्थियन डायनेस्टी उसके बाद आई, और पर्थियन डायनेस्टी की खासियत क्या थी कि ये शक के बाद दूसरा नॉर्थन वेस्ट इंडिया में डायनेस्टी बनी जो लिमिटेड नॉर्थ वेस्ट में था, बहुत ज्यादा बड़ा डायनेस्टी नहीं था, बहुत लिमिटेड था, ठीक है। और इसका जो इसमें मेन इस टाइम में, इस डायनेस्टी के टाइम में मुख्य जो घटना हुई थी वो घटना ये हुई थी कि क्रिश्चियनिटी इस डायनेस्टी के थ्रू फैला था, यानी पूरे भारत में क्रिश्चियन की विचारधारा को फैलाने के लिए इस डायनेस्टी ने बहुत सारा काम किया था। इसमें एक बहुत बड़े डायनेस्टी के एक वंश, इसी डायनेस्टी में एक व्यक्ति हुए जो किंग थे, उनका नाम था थॉमस, है ना, थॉमस। तो थॉमस का पूरा नाम था संत थॉमस। संत थॉमस जो हुए इसी डायनेस्टी में आए, और संत थॉमस ने क्या किया था, बहुत ही प्रचार प्रसार किया था क्रिश्चियनिटी के लिए। आज भी संत थॉमस के नाम से बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश में चलता है। ये संत थॉमस वही है, उन्हीं के नाम पे चलता है जिन्होंने इस डायनेस्टी को संभाला और इंडिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाया। इसी के समय कई घटनाएं हो रही थी, जिसमें एक घटना ये भी हो रही थी कि कैलेंडर का निर्माण हो रहा था। हमारा कैलेंडर, 3 कैलेंडर इसी दरमियान बना था। एक विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के समय कैलेंडर का निर्माण किया गया, जिसको आज हम हिंदी का तारीख कहते हैं, हिंदी का महीना कहते हैं। उसका निर्माण विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के टाइम में हुआ था, यानी 57 बिफोर सेंचुरी हमारा कैलेंडर बन चुका था। और जो शक कैलेंडर, शक के डायनेस्टी के टाइम में भी एक कैलेंडर बना जिसको शक कैलेंडर कहते हैं। शक एरा में जो कैलेंडर बना उस कैलेंडर को शक कैलेंडर कहते हैं, शक संवत के नाम से हिंदी में जानते हैं। और वो बना जब शक वंश इंडिया में रूल कर रहा था, ठीक है। तो ये सारे कैलेंडर हो रहे थे, और उसी समय ईसा मसीह यानी क्रिश्चियनिटी का उदय हुआ था, क्रिश्चियनिटी धर्म आया था। वो ईस्वी था जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। उस समय एक और कैलेंडर बनी थी जिसको हम आज इंग्लिश कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैलेंडर, तारीखों की बात उस समय हो रही थी। ये बहुत प्रोमिनेंट पीरियड था, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो है ना। तो ये सारे चीज, घटनाएं कब हो रही थी, जब हमारा मौर्य वंश खत्म हुआ था। मौर्य वंश का खात्मे के बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुषाण। अब कुषाण का भी एक पीरियड आया था, उसी एरिया में कुषाण वंश, कुषाण डायनेस्टी के नाम से उसे जानते हैं। तो कुषाण डायनेस्टी में क्या हुआ था, कुषाण डायनेस्टी में आफ्टर पर्थियन, जो पर्थियन खत्म जो हो गए थे, तो पर्थियन के बाद उस एरिया में जो राजवंश बना, जो डायनेस्टी बनी, उसका नाम था पर्थियन। पर्थियन फ्रॉम कुषाण ऑफ सेंट्रल एशिया, ये भी सेंट्रल एशिया से ही आए थे, और ये बनारसी तक अपना राज्य फैलाए थे। जो उत्तर प्रदेश के जो बनारस है वहां तक इनका, यानी कुषाण ने अपना एक्सपेंशन किया था। यानी कि कुषाण इस टाइम में एक्सपेंशन किए थे पर्थियन के बाद आकर के, और इनका जो शुरुआती एरिया होता है ऑक्सस होता है, यानी ऑक्सस से इनका साम्राज्य शुरू होता है। ऑक्सस एक जगह है जो कि ईरान के आसपास पड़ता है। ईरान से लेकर गंगा तक ये पूरा एम्पायर फैला हुआ था। यानी इस तरह से देखिए, एक बड़ा सा एम्पायर यहाँ पर जो बना हुआ है, ये पर्थियन एम्पायर, यहां से लेकर के ईरान से लेकर के पूरा अफगानिस्तान, भारत और ये उत्तर प्रदेश तक, ये पूरा का पूरा एरिया पर्थियन एम्पायर के नाम से जाना गया। तो पर्थियन एम्पायर में है ना,
तो ये पर्थियन एम्पायर था, है ना, जिसमें कुषाण मतलब पर्थियन एम्पायर के बाद कुषाण वंश आया था, कुषाण का ये पूरा एम्पायर था। पर्थियन के बाद कुषाण एम्पायर, इसने पूरा कुषाण एम्पायर ने कवर किया था, ठीक है, ऑक्सस से लेकर के गंगा तक, ठीक है। इसी के बाद एक और वंश आया, एक और मतलब इसी वंश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कडफिसियस। कडफिसियस कुषाण वंश के ही कडफिसियस फर्स्ट थे। कुषाण वंश के एक राजा थे कडफिसियस, जो कडफिसियस सेकंड एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी, और इन्होंने और भी अपना क्षेत्र, कडफिसियस जब बने तो कडफिसियस ने और भी अपना टेरिटरी फैलाया, और टेरिटरी ईस्ट वाइज यानी पूरब की ओर, जो हमारा गंगा की एरिया तक फैलाने वाले, यहां तक फैलाने वाले राज्य को कौन थे? कडफिसियस थे, है ना, है ना। तो इस तरह से उनका बहुत सारा स्रोत है जिससे जानकारी मिलती है कि कडफिसियस कैसे इस क्षेत्र में बढ़े थे। तो बहुत सारा मेटेलिक क्वाइन है, उस समय मेटल का भी क्वाइन का परंपरा चल गया था, और बहुत सारा मेटेलिक क्वाइन और इंस्क्रिप्शन के जरिए कडफिसियस के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो ये हो गया। उसके बाद मथुरा जो था, अभी भी इधर वाला इंडिया जो भारत का क्षेत्र था, उसको कंट्रोल करने के लिए मथुरा उस समय कैपिटल थी। मथुरा यानी मथुरा से हमारा इंडिया का जो क्षेत्र है, इंडिया के क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता था, है ना, मथुरा सिटी, है ना। पुरुषपुरा जिसको आज हम पेशावर कहते हैं, तो पेशावर, है ना, पेशावर शहर का जो निर्माण कराया पेशावर का, तो इसी काल में पेशावर यानी पुरुषपुर के नाम से इतिहास में उसकी चर्चा मिलती है। तो पुरुषपुर का निर्माण हुआ था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वाइन एंड इंस्क्रिप्शन। और ये सारी जानकारी कैसे मिलती है? तो क्वाइन और इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों पर जो लिखा हुआ शिलालेख है और क्वाइन पर जो इंस्क्रिप्शन किया गया है, उस क्वाइन के इंस्क्रिप्शन और पत्थरों के इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी हमें मिलती है। बिल्डिंग, पैलेस और सारा कुछ इस समय जो कैसे बनता था, क्या आर्किटेक्चर था, इस सब की जानकारी हमें मिलती है। यानी एक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था, यानी कि कुषाण वंश ने बहुत ज्यादा, कुषाण डायनेस्टी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ था, ठीक है। कनिष्का, अब इसी वंश में एक कनिष्क नाम का व्यक्ति हुआ था। कनिष्क बिल्ट मॉन्टेसरी एंड ह्यूज स्तूपा। कनिष्क इसी वंश में, कुषाण वंश में एक व्यक्ति, एक राजा आया था, एक राजा का उद्भव हुआ था, राजा इमर्ज हुआ था। उस राजा का नाम था कनिष्क। कनिष्क ने बहुत सारे स्तूप बनाए थे। मोस्ट वेल नोन कुषाण एम्पायर वाज कनिष्क। कनिष्क को ही सबसे ज्यादा जाना जाता है कुषाण वंश में। कुषाण में सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो कनिष्क की होती है। कनिष्क के टाइम में ही हमारे पास कालिदास थे, ठीक है। तो कालिदास और कनिष्क का एक ही टाइम था। ईयर था 1708 एडी, यानी 78 एडी में, 78 एडी में क्या हुआ था 78 एडी में टाइम हुआ था। और इस एडी में शक एरा, इसको शक एरा के नाम से जाना जाता है। इस समय को SHA के शक एरा कहते हैं, यानी शक संवत जो कहते हैं। इस समय जो कैलेंडर बना था, एक और कैलेंडर बना था हिंदुस्तान में जिसको शक कैलेंडर कहते हैं। शक कैलेंडर इसी कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था, और कनिष्क इस पूरे राजवंश में सबसे प्रोमिनेंट थे। और इसी टाइम में हमारे यहाँ कालिदास वगैरह थे जो कवि आए थे, जिन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, मैंने बुद्ध चरित्र लिखा था, बुद्ध के बारे में बहुत, बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ लिखा था, ठीक है। कनिष्क सोड बुद्धिज्म, और कनिष्क भी बुद्ध को फॉलो करते थे। अनवेवरिंग सपोर्ट, मतलब कि अनवेवरिंग सपोर्ट, यानी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे कनिष्क। और बुद्धिस्ट काउंसिल होस्टेड इन कश्मीर, और इसीलिए एक काउंसिल भी बनी थी, एक संस्था भी बनी थी कनिष्क के टाइम में, जो कश्मीर में बना था, बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह सक्सेसर ऑफ इंडियन नेम ऑफ वासुदेव उस काउंसिल के अध्यक्ष थे। वासुदेवा, उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और उसके बाद वासुदेव उस काउंसिल के अध्यक्ष हुए, और बाद में कनिष्क के बाद सक्सेसर भी बने थे, ठीक है। तो इस तरह से लिटरेचर से बहुत सारा, जो उस समय लिटरेचर में काम हो रहा था हिंदुस्तान में, वो संस्कृत में हो रहा था, क्योंकि उस समय बड़े बड़े जो राइटर थे, वो जैसे कालिदास वगैरह, वो संस्कृत में कई गाथाएं लिख रहे थे।
तो ये पीरियड बहुत अच्छा था जिसमें हिंदुस्तान में बहुत सारे लिटरेचर पर काम हुआ, आर्ट एंड लिटरेचर पर काम हुआ। अब इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट, भारत से सेंट्रल एशिया का जो कॉन्टैक्ट हुआ उससे हमारे सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा उससे हमारे सोसाइटी में। तो बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, सेंट्रल एशिया के आने से ट्रेड और एग्रीकल्चर, ये दो चीजें पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया। ट्रेड और एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आया सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ कि ट्रेड, हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया इंडियन और सेंट्रल एशिया के बीच में। क्या हुआ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी ट्रेड होने लगा। एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द शक पीरियड के टाइम में ही बहुत सारा ट्रेड बनने लगा, जिसमें हमने चर्चा किया था उस ट्रेड का जो पूरे चाइना से लेकर के अरब से लेकर यूरोप तक होता था, वो सिल्क का ट्रेड, सिल्क ट्रेड होता था। और एक बात हमने और कही थी, वो बात एक ही, उसमें जो क्वाइन जो सोने का जो खान था वो सेंट्रल एशिया में था, वो उस माउंटेन से आता था, अल्टाई माउंटेन से। तो अल्टाई माउंटेन से हमारे पास क्वाइन का रिजर्व आने लगा, क्वाइन रिजर्व है अल्टाई माउंटेन। और अल्टाई माउंटेन से सोने जो निकलते थे, क्योंकि वो सारे सेंट्रल एशिया से कांटेक्ट में हो गए थे, तो हिंदुस्तान में बहुत सारा सोने की चिड़िया जब कहते हैं हिंदुस्तान को, तो इसका मेन रीजन था सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आने से ही पूरा हिंदुस्तान में जो सोने की भंडार बनी, ठीक है। यहाँ पर सोने के सिक्के काफी चले, काफी वर्क हुआ सोने से रिलेटेड, और सारा सोना रिजर्व वहां से आता रहा। और इस तरह से हमारे देश में सोने का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में अल्टाई माउंटेन से यानी सेंट्रल एशिया में से आने से, इन वंशों के द्वारा, इन डायनेस्टीज के द्वारा हमारे यहाँ सोने का ग्रोथ हुआ। मेजर सोर्स ऑफ गोल्ड इंपॉर्टेंट इन इंडिया, ये मेन सोर्स था जहां से हिंदुस्तान में गोल्ड आता था, यहां से ही गोल्ड सबसे ज्यादा मात्रा में आता था, ठीक है। कुषाण वर इन द चार्ज ऑफ द सिल्क रोड। और इसी वंश में मैंने बताया था कि सिल्क के व्यापार करने के लिए सिल्क रूट, यानी सिल्क जिस रास्ते से आते थे उसको एक रूट बनाया गया, जिसको आज भी पूरे ग्लोब पर सिल्क रूट से जाना जाता है। जैसे जैसे वो ट्रेड होता है उसी समय से, उसी रास्ते से अभी भी वैसा ही ट्रेड होता है। ये ट्रेड इसलिए होता था, इसलिए जो ट्रेड बनाए गए थे, सिल्क रूट बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि सुरक्षित तरीके से सिल्क का व्यापार किया जाए। तो सुरक्षित, चूंकि ये डायनेस्टी जो कुषाण बन रहा था, ये पूरी एक डायनेस्टी थी और ये ईरान तक फैला हुआ था, तो अरब के कंट्री तक व्यापार होने में एक बड़ा सा चेन का काम करता था। तो यहां से जो सिल्क जाते थे, पहले जब ये सेंट्रल एशिया कॉन्टैक्ट में नहीं था इंडिया, तो बीच में कोई डायनेस्टी नहीं थी और बीच में चोर उचक्के लुटेरों का क्षेत्र था ये। तो हुआ क्या कि जब ये डायनेस्टी बनी तो यहां से इराक तक, यानी उत्तर प्रदेश से इराक तक पूरी डायनेस्टी एक राजवंश बन गया। तो ट्रेड करने में चाइना वालों को जमीन के रास्ते से ट्रेड करने में यहां से आसानी होने लगी, और इस वजह से एक ट्रेड रूट जो सिल्क रूट बना, इसी वंश की वजह से बना। जमीनी रास्ते से पहले नहीं होता था, दक्षिण चीन सागर से होते हुए, इंडियन ओशियन से होते हुए अरबिक कंट्री में ट्रेड किया जाता था और उधर से फिर यूरोप में वो जाता था। तो इस तरह से एक लंबी दूरी तय करके पहले ट्रेड किया जाता था। लेकिन कुषाण वंश के इन्वेजन और कांटेक्ट में आने से ये सारे हमारे इंडिया में गोल्ड का बहुत ज्यादा मात्रा आया और सिल्क रूट बना। तो हमारा व्यापार और भी बढ़ा और भी हमारी संपदा, हमारी रिसोर्सेज, सारी चीज इंक्रीज हुई, ठीक है। विच चाइना एंड तो इसने जो चाइना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया वगैरह इस सब से जो ट्रेड होता था उसी की चर्चा आगे की गई है। आगे, बिकॉज ऑफ द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द ट्रेवलर्स, द कुषाण वेयर एबल टू एस्टेब्लिश द रिच किंगडम। और ये जो टैक्स, चूंकि सारे व्यापारी, चाइना से व्यापार होता था, यूरोप से व्यापार होता था, तो एक बड़ी मात्रा में व्यापार का ट्रेड होता था यहाँ पर। इस वजह से टैक्स का जो कलेक्शन आता था कुषाण वंश के टाइम में सबसे ज्यादा आता था। तो इस समय जो शासन चल रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक रिच डायनेस्टी इस समय पनप रही थी, ठीक है। तो उसके बाद आती है कुषाण वेयर फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया प्रिंट द गोल्ड कॉइन। पहला जो था कुषाण वंश ने ही पहला प्रिंट किया था, छपाई वाली
छपाई वाली, पहले तो गोल्ड कॉइन थे, लेकिन छपाई वाली गोल्ड कॉइन पहली बार जो छप करके जो प्रिंट होती थी, जिस पर इंस्क्रिप्शन होता था, वो पहली बार कुषाण वंश ने ही इंडिया में शुरू किया था, है ना। उस कुषाण सपोर्टेड एग्रीकल्चर वेल, यहां पर इतना ज्यादा व्यापार हो गया था कि एग्रीकल्चर पर ही खास फोकस दिया जाता था, है ना। तो एग्रीकल्चर को खूब सपोर्ट मिल रहा था पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। और एग्रीकल्चर कहां कहां हो रहे थे, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा था। वेस्टर्न सेंट्रल एशिया हैव सीन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन इरिगेशन सिस्टम। अब उसके वेस्टर्न सेंट्रल एशिया से जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो मिलता है, उसमें पूरा प्रूफ मिलता है कि सेंट्रल एशिया में कैसे एग्रीकल्चर पनप रहा था, किस तरह से एग्रीकल्चर सिस्टम था। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे उधर ऑफ जो अफगानिस्तान वगैरह की आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, उससे बहुत सारे रिसोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये पूरा जो हमारा सेंट्रल एशिया, जो इस समय मौर्य वंश खत्म हो गया था और नई डायनेस्टी आ गई थी, सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आए थे। और सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आने से हिंदुस्तान में बहुत सारी परिवर्तन आई थी। एक तो हमारा जो ट्रेड हुआ था, पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड रिलेशन बना था उस टाइम में, और हमारा रिसोर्स जो होता उसमें भी काफी वृद्धि हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड था जहां से कि हिंदुस्तान की आगे की तरक्की की गाथा शुरू होती है। इसके बाद की जो डायनेस्टी आई, जिसमें गुप्ता डायनेस्टी आता है, और गुप्ता डायनेस्टी इसको भी ज्यादा इनहेंस करता है, एक पावरफुल सिस्टम बनाता है। उस समय जब गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत हो रही थी, उस समय यूरोप में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। उस समय डार्क एज कहा जाता है, यूरोप का जो टाइम गुजर रहा था उसको डार्क एज कहा जाता है। और यहां से शुरू होता है हिंदुस्तान के गोल्डन एज की कहानी, जहां से हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। और इस समय जितने भी डायनेस्टी आए, इनरिच होने के कारण से, वर्ल्ड के साथ रिलेशन बनने के कारण से, ये ट्रेड का, एग्रीकल्चर का और कई तरह के क्षेत्रों में आगे बढ़ते गए। बहुत सारा सिस्टम बना, मेडिसिन बनी, है ना, रिसर्च बना, मैथमेटिक्स, साइंस पर काम हुआ, सब इसी टाइम में पूरा डेवलपमेंट का ये दौर बना। ठीक है, तो जैसे ही गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड ओवर होता है, तो उसके बाद सेंट्रल एशिया से कांटेक्ट होता है, और सेंट्रल एशिया से कांटेक्ट होने के बाद हमारा गुप्ता डायनेस्टी आता है। तो आगे की जब लेक्चर हम पूरा करेंगे, तो उसमें हम करेंगे चर्चा गुप्ता डायनेस्टी की। तो उसके पहले कुछ और चर्चा कर लें कि इस डायनेस्टी में क्या क्या काम हुआ था ऐसा, जो कहते हैं जिसके कारण कि टाइम जो था हिंदुस्तान के लिए बहुत बेहतरीन टाइम था। ठीक है, पॉटरी और आर्किटेक्चर की बात कर लें कि इस डायनेस्टी यानी सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट आने में से क्या हुआ, क्ले, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाने लगा। पहले हम पक्की मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो हमारी ईंट होती थी वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ होता था। लेकिन सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आने से ब्रिक्स पक्की बनने लगी, और रूफिंग और फ्लोरिंग का काम हमने करना सीखा। तो एक कल्चरल चेंज आया, बोथ सैंपल ऑफ पॉलिश्ड एंड विथ मीडियम फाइन फैब्रिक। और जो धागे जो बनने लगे, फैब्रिक में भी इस्तेमाल, मतलब फैब्रिक में भी परिवर्तन होने लगा, फैब्रिक फाइन फैब्रिक बनने लगा। वाज कैरेक्टराइज्ड एट पॉटरी एरा, और इस पर धागे से डिजाइन किया जाता था पॉटरी पर, और वो पॉटरी एरा, बर्तनों का एरा बना। जहां पर देखेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल से जो एविडेंस मिलता है, उसमें बर्तन पर डिजाइन का चिन्ह मिलता है, यानी जो बर्तन उस समय जो यूज होता था उस पर तरह तरह की कारीगरी का निशान मिलता है। तो शक और कुषाण डायनेस्टी में ये सारे काम होते। स्प्रिंकल सपोर्टेड चैनल्स यूनिक पॉट्स, मतलब खास तरह के बर्तन बने हुए थे जो चमकीले होते थे, स्प्रिंकल होते थे, है ना। तो इस तरह से उस पर जो पेंटिंग की जाती थी वो खास किस्म का होता था। तो इस तरह ये सारी चीजें। उसके बाद इट वॉज क्लियर दैट टाइल्स वेयर यूज्ड बोथ रूफिंग एंड फ्लोरिंग। अब इसी समय में जो टाइल्स जो हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो ईंट इस्तेमाल कर रहे थे, वो दोनों तरह काम के लिए इस्तेमाल होने लगा। एक तो रूफिंग के लिए यानी छत बनाने के लिए, और दूसरा फ्लोर, सतह बनाने के लिए। तो ये जो पक्की ईंट की वजह से हमारे यहाँ रूफिंग और फ्लोरिंग का कल्चर बना। वेल वार्न्ड ईंट था, पूरे पकी हुई ईंट थी जिससे ये बनता था। अगला था इंडियन सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा।
भारतीय समाज पर इस वंश का यानी सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट आने से इन वंश ने क्या क्या कैरी ओवर किया। तो शक एंड कुषाण जो आए सेंट्रल एशिया से, उन्होंने क्या किया, कंट्रीब्यूटेड कंपोनेंट इन इंडियन कल्चर एंड एनहांस ग्रेटली, और इंडियन कल्चर में बहुत चीज ऐड किए जिससे कारण इंडियन कल्चर बहुत आगे बढ़ा। जैसे मैंने कहा कि आर्किटेक्चर और आर्ट वगैरह, फाइन आर्ट वगैरह उस समय जो होता था मिक्स हुआ, यानी कि सेंट्रल एशिया का आर्ट और इंडियन आर्ट सब मिलाकर के आर्किटेक्चर आर्ट ये सब चीजें का काम होने लगा। तो इस तरह से ये हुआ। उसके दे इनहांस दीज एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर सिंस दे लैक्ड स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑन देयर ओन। और ये क्या हुआ कि बाद में ये वंश फिर क्या हुआ कि यहीं पर इंटरमिंगल हो गया और हिंदुस्तान में ही ये पूरा जो प्रजाति था वो राजपूत प्रजाति ना क्षत्रिय प्रजाति में बदल करके मिक्स कल्चर में हिंदुस्तान का हो गया। ठीक है, तो अब इसको बात के ओवर टाइम दे अनवांटेड द कंप्लीट इंडियनाइजेशन। अब कहते हैं कि वो जब समय बीत गया तो इंडियनाइजेशन हो गया। इंडियनाइजेशन टर्म यूज करते हैं यानी भारतीयकरण। तो इन लोगों ने बाद में लंबे समय तक रहते रहते सारे भारत के कल्चर और ट्रेडिशन में मिल गए। सिंस अ मेजोरिटी ऑफ देम वेर कंकर्ड दे वेर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन कल्चर। बहुत सारा लोग जो जीते थे इन क्षेत्र को वो इंडियन कल्चर के साथ क्या हुआ, इंटरमिंगल होकर के मिक्स हो गया इंडियन कल्चर में। एंड क्षत्रिय वॉरियर क्लास में वो अपने आप को कैटेगराइज कर लिए, अपने आप को क्षत्रिय वंश मान करके क्षत्रिय वॉरियर क्लास में वो कहलाने लगे। ठीक है, द शक्स एंड पार्थियन, जो शक और पार्थियन डायनेस्टी थी, अकॉर्डिंग टू द लॉ मनु के अनुसार, मनु का एक किताब है उसके अनुसार, वेयर क्षत्रिय हु हैड लॉस्ट द पोजीशन एंड वेयर रिगार्डेड एज अ सेकंड क्लास क्षत्रिय के रूप में इन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया इस इतिहास में और सेकंड क्लास क्षत्रिय बनकर के हिंदुस्तान में रहने लगे। पोस्ट मौर्यन पीरियड सॉ द लार्जेस्ट स्केल एंड इंटीग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इन इंडियन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द एंशिएंट हिस्ट्री। और इस समय जो पोस्ट वॉरियर यानी इस मतलब युद्ध के बाद की जो स्थिति होती है उसके बाद बहुत सारा इतिहास का साक्ष्य इस टाइम का मिलता है। मिलिट्री, अब जो हमारा सैनिक था उस पर क्या असर पड़ा इस टाइम का, तो मिलिट्री क्या हुआ, मिलिट्री का क्या असर हुआ, बेटर कैवलरी यानी पैदल सेना जो थी हमारी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, बेटर कैवलरी एंड वाइड स्प्रेड हॉर्स ब्रेक राइडिंग। पहले हम लोग को हॉर्स ब्रेक राइडिंग नहीं बेहतर आती थी, तो इन लोगों को सेंट्रल एशिया के कांटेक्ट में आने से कारण से क्या हुआ कि हॉर्स राइडिंग, हॉर्स पर जो पैडल लगा के राइडिंग की प्रथा जो शुरू हुई, हॉर्स पर पूरा सीट बनाकर पैडल लगा करके जो परंपरा हुई, तो ये शुरू हुई थी यही शक और कुषाण वंश के टाइम है, शक और कुषाण डायनेस्टी के टाइम में। तो बहुत सारा चेंज हुआ हमारे मिलिट्री में ड्यूरिंग दिस टाइम। इट वाज द पॉपुलर एम्प्लॉय है ना, सैडल जो कहते हैं, जो घोड़े पर चल लगाते हैं पैर रखने का, तो सैडल का इस्तेमाल किया गया। फिर है एडिशनली दे इंट्रोड्यूस द ट्यूनिक, और कुछ परिधान भी जिसको कहते हैं ड्रेसेस, कुछ ड्रेसेस जो इंडिया में इस्तेमाल नहीं होते थे वो ड्रेसेस भी अब इन्हीं की डायनेस्टी की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ सेंट्रल एशिया की तरफ से। वो था ट्यूनिक, जिसको ट्यूनिक एक तरह का कपड़ा होता है जिसको आप पहनते हैं और वो पूरा कवर करता है, जिसको शर्ट की तरह यूज करते हैं, उसको ट्यूनिक कहते हैं। टर्बन कहते हैं जो आप पगड़ी जो बांधते हैं उसको टर्बन कहते हैं। तो पहले के राजा या किंग टर्बन वगैरह नहीं यूज करते थे, वो यूज क्या करते थे, तो वो मुकुट यूज करते थे। तो इसके सेंट्रल एशिया के आने की वजह से टर्बन, पैंट्स और बल्कि लॉन्ग कोट, जो लंबे कोट की परंपरा शुरू हुई वो भी इन्हीं की वजह से हुई। बल्कि लॉन्ग कोट एंड लॉन्ग बूट्स, जो बूट जो लंबे हम पहनते हैं जूते, वो ऊंचे जूते की भी शुरुआत इन्हीं सेंट्रल एशिया वाले के। ऑल हेल्प्ड टू विन द वॉर। और इस सब से फायदा क्या होता था कि जब लड़ाई लड़ते थे हमारे सैनिक ये सब पहन के, तो लड़ाई में जीतने का चांस ज्यादा बढ़ जाता था। तो इस तरह से हमारी मिलिट्री जो हुई, इनके आने से क्या हुआ, हमारा मिलिट्री पर बहुत बड़ा असर पड़ा, वो बहुत ट्रेंड हो गया और बहुत सुरक्षित हो गया। ठीक है,
अब पॉलिटी, इस समय राजनीति पर क्या असर पड़ा? जब सेंट्रल एशिया वाले लोग आए, शक और कुषाण डायनेस्टी यहां बना, तो हमारी पॉलिटी पर, हमारे इंडियन पॉलिटी पर इसका क्या असर पड़ा? शक कुषाण सेपरेटेड द नोशन दैट किंगशिप वाज हेवनली रीजन, हेवनली ओरिजिन, और ये उसी बात को से सहमत हुए। शक कुषाण ने भी इस बात को माना कि किंगशिप जो होता है वो हेवनली होता है, हेवनली ओरिजिन होता है। हेवनली ओरिजिन कहने का मतलब कि राजा का जन्म एक भगवान की तरफ से होता है, यानी मतलब राजा का जो पावर होता है भगवान का पावर होता है। ऐसी विचारधारा को उन्होंने ही फैलाया। द कुषाण रूलर्स वेयर रेफर टू द गॉड सन, और कुषाण रूलर को उस समय गॉड का सन माना जाता था, यानी भगवान का पुत्र माना जाता था। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चर और ट्रेडिशन में मिलते चले गए। कुषाण एस्टेब्लिश्ड द स्टेप सिस्टम, which is pearl and split into the multiple steps, each of which governed by steps, है ना। तो स्टेप सिस्टम बनाया था, स्टेप सिस्टम बनाया था, मतलब कि स्टेप सिस्टम established the step system which was empired and split into the multiple steps, और पूरा राजतंत्र जो चलता था कुषाण टाइम में स्टेप्स में बटा हुआ था, और स्टेप्स जो होता था गवर्न करता था सिस्टम को, ठीक है। वाई द इलेक्टिंग द गवर्नर, ये पूरा गवर्निंग सिस्टम, यानी राजनीति पर देखिए क्या क्या असर पड़ रहा है, ठीक है। इलेक्टिंग गवर्नर को चुना जाता था, नोन एज स्ट्रेंजर्स, द इंडो ग्रीक रिलेटेड टू द पार्टिसिपेट द मिलिट्री गवर्नेंस, और मिलिट्री गवर्नेंस बना था, मिलिट्री को कैसे गवर्न करना है, रूल क्या बनाना है, पूरा गवर्निंग सिस्टम इस समय था। कीप द कंकर ऑफ पॉपुलेशन अंडर द फॉरेन कंट्रोल एंड मिलिट्री गवर्नेंट रिक्वायर, और पूरे जीतने के लिए, पूरे देश पर आक्रमण करने के लिए, कहीं जाने, अपने को सुरक्षित करने के लिए पूरा मिलिट्री गवर्नेंस सिस्टम था। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कुषाण और शक के आने से इंडिया में मिलिट्री पॉलिटी पर भी असर पड़ा, पॉलिटी पर असर पड़ा, मिलिट्री पर असर पड़ा, इंडियन सोसाइटी पर असर पड़ा, और अंत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी हमारा कला कितना प्रभावित हुआ, हमारा आर्किटेक्चर कितना प्रभावित हुआ इस सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्ट में आने से, ठीक है। टू मोस्ट नोबलेस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द एरा दैट आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग, जो हमारा बिल्डिंग आर्किटेक्चर जो बनता था उसमें बहुत सारे चेंजेज आए, ठीक है। तो इस वजह से आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग एंड स्तूपा, इस समय स्तूप का निर्माण यानी पिलर का निर्माण की परंपरा इसी समय शुरू हुई, ठीक है। तो स्तूपा का निर्माण शुरू हुआ, और रीजनल स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर, और मूर्तियों के लिए मूर्ति बनाने की कला, जो बौद्ध बुद्ध की मूर्तियां जो मिलती है, इसी समय बहुत सारे बुद्ध के मूर्ति बनाए गए, और मूर्ति बनाने का एक खास कला का केंद्र बनाया गया, ठीक है। स्तूपाज बनाने के लिए यानी पिलर्स बनाने के लिए एक खास ट्रेनिंग प्रदान किया जाता था। तो स्तूपा लार्ज हिस्टोरिकल डोम, नंबर ऑफ सेंटर कंट्रोल एंड रिकॉर्ड बाय बुद्ध के उस समय बहुत सारा स्तूप बने थे, अनदर बुद्धिस्ट मॉन्क, और इस तरह से एक हमारा आर्ट एंड कल्चर भी प्रभावित हुआ किसके, सेंट्रल एशिया के कॉन्टेक्ट में आने से। द थ्री लार्ज स्तूपा उस समय जो बना था, जिसको कहते हैं भरूत स्तूप, विच इज द मिडिल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी के भरूत स्तूप जो बना है, जो पिलर बना है, वो सेकेंड सेंचुरी के मिडिल में है ना। तो और उसके बाद दूसरा स्तूप है जो है सांची स्तूप है, जिसकी चर्चा अक्सर होती है, और ये स्तूप भी उसी टाइम का बना हुआ है, ठीक है। तो अमरावती का स्तूप और अदर स्तूप जो बिल्डिंग्स जो बने हैं, जो पिलर्स जो बने हैं, उसी टाइम के बने हुए। यानी कहने का मतलब हुआ कि सेंट्रल एशिया के आने से बहुत सारा हमारा कल्चर ट्रेडिशन, हमारा आर्ट एंड कल्चर, हमारा मिलिट्री सिस्टम, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा इनरिचमेंट, सारी चीज बढ़ी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सी यू स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास, इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।